नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 11th के एकदम नए चैप्टर जिसका नाम है कोनिक सेक्शन, है ना, जिसे हम बोलते हैं सांकव परिच्छेद। अब देखिएगा, कोनिक सेक्शन या फिर सांकव परिच्छेद क्या होता है। अगर हम किसी कोण की बात करें, साधारणतः आपने कोण देखा होगा और आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक टाइप के डबल कोण है। बोले सर डबल कोण से क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगल कोण तो आपने देखा है, जो क्लास 10th में भी आपने इस तरीके से एक कोण के बारे में चर्चा की होगी, है ना। ये आपका सिंगल कोण होता है। लेकिन अगर मैं इस कोण के नीचे एक उल्टा एक और कोण रख दूं, है ना, मतलब एक डमरू के आकार की आकृति, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डबल कोण कहलाएगा। ठीक है। अब उस डबल कोण को अगर हम अलग अलग एंगल पर किसी तल के द्वारा काटे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक समतल है, इसके द्वारा काटा गया, तो किसी कंडीशन में आपको वृत्त मिलता है और कुछ एंगल पे झुका करके इसको काटा जाए तो उस कंडीशन में आपको इलिप्स मिलता है। इलिप्स को हम दीर्घवृत्त बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर इस तरीके से समतल को और झुका दिया तो हमें पैराबोला मिलता है, और झुका दिया तो हमें हाइपरबोला मिलता है। तो अलग अलग आकृतियां मिलती है। तो जब शंकु का, देखिएगा, सांकव का हम क्या करते हैं, परिच्छेद करते हैं। परिच्छेद का मतलब होता है उसे काटना। तो हमें अलग अलग आकृतियां देखने को मिलती है। यही अलग अलग आकृतियों को हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। और ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर भी 11 है। चैप्टर नंबर भी क्या है, 11 है। ठीक है। अब हम जानेंगे यहां पर कि अलग अलग एंगल से किसी द्विशंकु को काटने पर हमें कौन कौन सी आकृतियां देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक काम करते हैं कि एक सबसे पहले हमें एक रेखा लेनी पड़ेगी। ठीक है। इस तरीके से हम एक रेखा ले लेते हैं। ठीक है। और इस रेखा को हम क्या कर देते हैं, अलग कलर से ले लेते हैं। हमने एक रेखा ली इस तरीके से। ठीक है। फिर क्या, एक अल्फा एंगल बनाती हुई एक अन्य रेखा हमने यहां पर ली है। ठीक है। तो देखिएगा, यहां पर हमारे पास दो रेखाएं। ठीक है। पहली रेखा यह रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं जनक रेखा। क्या बोलते हैं, जनक रेखा। ठीक है। जनक रेखा, अक्ष रेखा, ये जो सीधी रेखा है उसे हम बोलते हैं अक्ष रेखा, है ना। और एक ये दूसरी रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं क्या, जनक रेखा। जनक रेखा। देखिएगा, जब हम किसी अक्ष रेखा के सापेक्ष किसी जनक रेखा को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, है ना, और हम मानते हैं कि ये जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, तो आप देख सकते हैं कि गोल गोल घुमाने पर हमें क्या प्राप्त होगी, ऐसे एक डमरू नुमा आकृति प्राप्त होगी। दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो जैसे हम इसको घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक डमरू नुमा आकृति प्राप्त होगी। ठीक है। अब इस डमरू नुमा आकृति के दो भाग हैं। ऊपरी भाग को हम बोलते हैं क्या, ऊपरी नापे। क्या बोलते हैं, ऊपरी नापे। ठीक है। अपर नेप्स बोलते हैं इंग्लिश में। और नीचे वाली रेखा को बोलते हैं निचला नापे। निचला नापे। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी अक्ष रेखा के सापेक्ष किसी जनक रेखा को एक निश्चित कोण अल्फा पर घुमाने पर जो हमें आकृति प्राप्त होती है, वह आकृति क्या कहलाती है, द्विशंकु कहलाती है। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द्विशंकु की परिभाषा, द्विशंकु किसे कहेंगे, कि अक्ष रेखा के सापेक्ष जनक रेखा को घूर्णन गति करवाने पर, घूर्णन गति करवाने पर प्राप्त ज्यामितीय आकृति
द्विशंकु कहलाती है। ठीक है, और यह द्विशंकु आपके सामने है। अब इन दोनों के बीच में एक निश्चित कोण होता है। अब देखिएगा, ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं इस द्विशंकु का शीर्ष, है ना, जहां पर अक्ष रेखा और जनक रेखा एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अक्ष रेखा एवं जनक रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें द्विशंकु के बारे में नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, द्विशंकु के द्वारा या द्विशंकु के साथ में अगर हम एक किसी तल द्वारा उसको काटें अलग अलग कोण पे, अलग अलग एंगल पे, तो हमें जो अलग अलग परिच्छेद प्राप्त होंगे उन्हीं परिच्छेदों की हमें यहाँ पर चर्चा करनी। तो हम क्या कह सकते हैं कि शंकु परिच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो शंकु परिच्छेद में, शंकु परिच्छेद हम बोल सकते हैं कि किसी द्विशंकु को, किसी द्विशंकु को किसी तल द्वारा, किसी तल द्वारा विभिन्न कोणों के साथ, विभिन्न कोणों के साथ काटने पर प्राप्त परिच्छेद, प्राप्त परिच्छेद क्या कहलाते हैं, शंकु परिच्छेद कहलाते हैं, परिच्छेद कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो शंकु परिच्छेद है यह हमें अलग अलग नामों से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, कौन कौन से शंकु परिच्छेद देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी हम क्या कर रहे हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कि किसी तल द्वारा किसी द्विशंकु को किस तरीके से काटा जाता है और काटा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक द्विशंकु की परिकल्पना करते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और ये इस तरीके से कुछ द्विशंकु। ठीक है, ये द्विशंकु। अब देखिएगा, इस द्विशंकु में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या, कि यह जो रेखा है, यह रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, अक्ष रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस द्विशंकु को एक समतल के द्वारा क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर एक समतल हम लेते हैं और समतल कुछ इस तरीके से। ठीक है, यदि इस तरीके से किसी तल द्वारा इसको काटा जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इस जनक रेखा और अक्ष रेखा के बीच का कोण तो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और साथ ही साथ ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाता है, ये एंगल कहलाता है बीटा। ठीक है, तो देखिएगा अल्फा एंगल क्या है, अल्फा एंगल है अक्ष रेखा एवं जनक रेखा के मध्य का कोण, जनक रेखा के मध्य का कोण। ठीक है, और बीटा एंगल क्या है, बीटा जो है वह तल एवं अक्ष रेखा के मध्य का कोण। ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
बीटा कोण है। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बीटा के अलग अलग मानों के लिए हमें अलग अलग सांख्य परिच्छेद देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमें कौन कौन से सांख्य परिच्छेद देखने को मिलते हैं? जब हमारी रेखा, ध्यान दीजिएगा, दो केस हमारे यहाँ पर बनते हैं, वो दोनों केस जो है वो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके समझा देता हूँ। पहला कब? पहला केस है ना, तल द्वारा द्विशंकु को परिच्छेदित करने पर पहला केस, जब तल शीर्ष से ना गुजरे, शीर्ष से ना गुजरे, ठीक है। इस केस में हमारे पास हमें आकृति कौन कौन सी देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है एक वृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त, परवलय और अति परवलय। ये आकृति हमें देखने को मिलती है कब? जब तल जो है वो शीर्ष से नहीं गुजरता। दूसरा केस हम लेते हैं क्या? बी केस, जब तल शीर्ष से गुजरे, ठीक है, जब तल शीर्ष से गुजरे। ठीक है, इसमें भी हम लिख देते हैं क्या? गुजरता है, ठीक है। अब उस केस में हमें मिलेगा क्या? उस केस में हमें मिलेगा सरल रेखा युग्म, सरल रेखा युग्म। यह सरल रेखा युग्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग केसेस में हम अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं। लेकिन हम सबसे पहले कौन सा वाला केस देखेंगे? जब तल जो है वो शीर्ष से नहीं गुजरता, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं यहां से क्या कि एक हम शंकु लेते हैं कुछ इस तरीके से, और शंकु में भी हम क्या लेंगे? द्विशंकु लेंगे ना। तो देखते हैं यहां से, या फिर ऐसे ले लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा वृत्त है, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें, आप देख सकते हो, एक द्विशंकु मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना है ना, यहां से क्या है कि एक रेखा जो कि इसके शीर्ष से होकर के गुजर रही है ना, ये हमारी कौन सी रेखा होती है? हमारी अक्ष रेखा होती है, ठीक है। अब यहां से अगर मान लीजिए हम एक कोई तल लेते हैं, ठीक है, और वो तल, देखिएगा, अगर यह तल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे इसको कट करता है ना, 90 डिग्री का मतलब है कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अगर यह तल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे कट करेगा तो यहां से हमें एक ऐसी आकृति मिलेगी जो कि एक वृत्त होगी। दिखाई दे रहा आपको? ये आकृति कौन सी मिल रही है? वृत्त मिल रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वृत्त किस केस से मिलेगा? वृत्त वाला केस है ना। वृत्त तब मिलेगा जब तल द्वारा द्विशंकु को शीर्ष के अलावा, है ना, शीर्ष पे नहीं काटना, शीर्ष के अलावा
अक्ष रेखा से 90 डिग्री कोण बनाते हुए काटा जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, वृत्त मिलता है, मतलब बीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसी आकृति दिखाई देगी, है ना। जस्ट ऊपर से देखने पर आपको कैसी आकृति दिखाएगी, एक वृत्ताकार आकृति दिखाई देगी। तो हमें वृत्त कब मिलता है, जब बीटा का मान किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे 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 इस तरीके से क्या करेंगे, झुकाएंगे। ठीक है, तो झुकाने वाले केस में अब मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में भी ये चीज बताई थी, देखिएगा कैसे। ये जो डायग्राम है आप खुद देख सकते हो। सर्किल कब मिलेगा, जब एग्जैक्टली 90 डिग्री पे इसको क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर हम थोड़ा और झुकाएंगे, झुकाने पर हमें क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त मिलते हैं। फिर और झुकाएंगे, फिर और झुकाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब सर्कल सबसे पहले हमने देख लिया, बीटा किस तरीके से रखने पर सर्कल प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, दीर्घवृत्त की ना, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त जिसे हम बोलते हैं क्या, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स किस केस में मिलेगा, यदि हमारा जो द्विशंकु है कुछ इस तरीके से, ये द्विशंकु हम बना देते हैं। अब देखिएगा, इस द्विशंकु में हम क्या करते हैं कि थोड़ा एंगल और चेंज करते हैं ना। एंगल और चेंज करने का मतलब है कि थोड़ा इस तरीके से इसको झुकाते हैं ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको झुकाते हैं। एक सेकेंड, देखिए ये एग्जैक्टली जहां बनाना चाहिए वहां ऐसा बनेगा। हाँ जी, अब आया एग्जैक्टली। ठीक है, थोड़ा हमने इसको झुका कर बनाया, झुका के बनाया, तो इस बार ये वृत्त नहीं बनेगा, वृत्त से थोड़ा सा इस तरीके से लंबा सा बनेगा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जब लंबी सी आकृति बनती है, ठीक है, ये तो अपने पास क्या है, यहां से अक्ष रेखा। ठीक है, इस बार क्या, जब समतल द्वारा बीटा का मान 90 डिग्री से कम लेकिन अल्फा से ज्यादा हो तो प्राप्त होने वाला परिच्छेद दीर्घवृत्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये एंगल ध्यान में रखना है कि बीटा का मान 90 से कम हो, 90 के बराबर हुआ तो वृत्त। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे कोण कम करना है ना, 90 से कम हो लेकिन अल्फा से ज्यादा हो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। और दीर्घवृत्त जो आकृति होती है वो कुछ ऐसी होती है, देखिए इसको, है ना। दीर्घवृत्त जो होती है कुछ ऐसी आकृति होती है, वृत्त जैसी होती है लेकिन वृत्त नहीं होती है, अंडाकार आकृति हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है, केपलर के नियम में, कि जो घूर्णन होता है, ठीक है, वह दीर्घवृत्ताकार होता है। तो यह हमारा दीर्घवृत्त है। क्या है भाई, दीर्घवृत्त, है ना। केपलर के नियम में इसका भरपूर प्रयोग किया गया है ना। चलिए, ये तो हो गई बात दीर्घवृत्त की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे किसकी, परवलय की। परवलय,
इससे बोलते हैं पैराबोला। परवलय या फिर पैराबोला कैसे बनेगा, हम पुनः बात करेंगे द्विशंकु की, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये द्विशंकु बन गया। अब इस द्विशंकु में हम क्या कर रहे हैं, तल को थोड़ा और झुका रहे हैं ना, तल को थोड़ा और झुका रहे हैं। तल ले लेते हैं यहां से, देखिएगा, तल को थोड़ा सा और झुका रहे हैं, ठीक है। और हमने तल को क्या किया, झुका दिया, ठीक है। इस बार जो परिच्छेद कट होगा ना, इस बार जो परिच्छेद कट होगा वह क्या होगा, कुछ ऐसा परिच्छेद कट होगा। समझ आ रही बात, कुछ ऐसा टुकड़ा कटेगा, ठीक है। यह टुकड़ा क्या है, यह टुकड़ा कहलाता है परवलय, है ना, परवलय। तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी तल द्वारा द्विशंकु को बीटा बराबर अल्फा कोण पर काटा जाए तो प्राप्त परिच्छेद क्या होता है, परवलय होता है, परवलय होता है, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, प्राप्त परिच्छेद क्या होता है, परवलय होता है, ठीक है। और परवलय कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, परवलय कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं परवलय। आपने फिजिक्स में भी इस चीज को पढ़ रखा होगा कि प्रक्षेप्य गति का जो पथ होता है वह कौन सा होता है, परवलयाकार होता है। तो ये आपका क्या है, परवलय, ठीक है। अभी इन बीटा वगैरह को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है एक अति परवलय, अति परवलय, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, हाइपरबोला। बोला तो बोला, हाइपरबोला, ठीक है। अगर हम हाइपरबोला या फिर अति परवलय की बात करें तो क्या होगा, हम पुनः एक द्विशंकु लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस बार हम क्या करेंगे, इस तल को और झुकाएंगे, है ना, तल को और झुकाएंगे तो ये यहां पर दो जगह पर क्या करेगा, कट करेगा। तल को और झुकाने पर ये क्या करेगा, दो जगह पे कट करेगा। दिखाई दे रहा है आपको, नीचे भी कर रहा है और ऊपर की तरफ भी कर रहा है। तो हमारे पास जो आकृति बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसी आकृति, एक यहाँ पे ऐसे कटेगा, ठीक है, और एक नीचे की तरफ ऐसा कटेगा। दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ कटेगा। तो यह आकृति क्या कहलाती है, यह कहलाती है अति परवलय, ठीक है, अति परवलय, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जब तल द्वारा द्विशंकु को बीटा का जो मान है वो 0 से अल्फा के मध्य हो तो हमें प्राप्त परिच्छेद, हमें जो परिच्छेद प्राप्त होता है, हमें जो परिच्छेद प्राप्त होता है, उसे हम अति परवलय कहते हैं, अति परवलय कहते हैं, ठीक है। अति परवलय में आपने देखा होगा कि एक पुराने जमाने की घड़ी आती थी जिसके अंदर मिट्टी भरी होती थी, है ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही शेप होता था, ऊपर की तरफ इस तरीके से और नीचे की तरफ भी इस तरीके से, ठीक है, और मिट्टी जो थी कुछ इस तरीके से डमरू नुमा करती है ना, दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये जो शेप था ऊपर वाला
और ये नीचे वाला, ठीक है। यह किन दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो किसको निरूपित करते हैं? बीच में क्या होता था? गैप होता था, होता कि नहीं होता था? ये बीच में क्या होता था? गैप होता था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे और यहाँ नीचे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से क्या होती थी? रेत जो भरी हुई होती थी वह नीचे की तरफ क्या निकलती। इससे समय की गणना आसानी से कर सकते थे, पुराने ज़माने में इस तरीके से चलता था, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया? अति परवलय हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे केस हमने कौन से देखे हैं? हमने वो वाले केस देखे हैं जब हमारा सांकव जो है वह कहाँ से नहीं गुजरता है? जब हमारा सांकव शीर्ष से नहीं गुजरता है, ठीक है जी। अब देखिएगा नेक्स्ट में अगर हम बात करें अब देखिएगा दूसरा वाला केस मैंने आपको बताया था कौन सा? कि जब रेखाएं जो है वह कहाँ से गुजरे? शीर्ष से अगर गुजरता है जब तल, तो उस केस में हमारे पास कौन कौन से ज्यामितीय आकृतियां बनती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं केस नंबर 2, मतलब बी केस है ना। क्या? जब समतल शीर्ष से गुजरता है, शीर्ष से गुजरता है, ठीक है। अब देखिएगा जब समतल शीर्ष से गुजरेगा तो देखिए इसमें 3 केस बनते हैं, ठीक है। तीनों केस मैं आपको यहीं बता देता हूं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाले तीनों हैं। हालांकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है, लेकिन हमें पहले वाले केसेस को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले केस जब हमारे पास बीटा का मान जो है वो अल्फा और 90 के बीच में हो, और 90 भी हो तो भी चलेगा। इस केस में जब बीटा का मान अल्फा के बराबर हो, और इस केस में जब बीटा का मान 0 हो सकता है और अल्फा के बीच में हो, ठीक है। तो देखिएगा जब ऐसा केस आएगा, ठीक है, कि 0 से अल्फा बीटा का मान अल्फा और 90 के बीच में हो, तो उस केस में क्या होगा? सदैव हमारा जो तल है वह कहाँ से गुजरेगा? शीर्ष से होकर गुजरेगा। कहाँ से? ये शीर्ष से होकर के गुजरेगा। इसको शीर्ष से गुजारते हैं, ये शीर्ष से नहीं गुजर रहा है, देखिए अब गुजर रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमें सदैव क्या मिलेगा? एक बिंदु प्राप्त होगा शीर्ष से। जब इसको शीर्ष से काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? केवल एक बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है। अब जब हम बीटा बराबर अल्फा लेंगे तो उस केस में जो तल होगा वो कुछ इस तरीके से कट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें सदैव क्या प्राप्त होगा? सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? हमें सरल रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा, ठीक है। और तीसरे वाले केस में कि जब 0 और 90 के बीच में है किंतु जा किससे रहा है? शीर्ष से होकर के जा रहा है, ठीक है। तो उस वाले केस में हमें क्या प्राप्त होगा? देखते हैं। ये कुछ ऐसा, ठीक है, और यहां से कुछ ऐसा, शीर्ष से होके जा रहा है। तो हमें क्या प्राप्त होगी? 2 रेखाओं का युग्म प्राप्त होगा, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होगा? 2 रेखाओं का युग्म प्राप्त होगा। ये यहां से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोल सकते हैं? रेखा युग्म की प्राप्ति होगी, रेखा युग्म, रेखा युग्म,
ठीक है, देखिएगा जब अल्फा और 90 के बीच में होगा तो बिंदु प्राप्त होगा, बीटा बराबर अल्फा है तो सरल रेखा प्राप्त होगी, और जब बीटा का मान 0 और अल्फा के बीच में है तो रेखा युग्म में प्राप्त होगा। मतलब यहाँ से दो रेखाएं निकलेगी, जो जब भी कटेगा एक रेखा आपकी ये निकलेगी और एक रेखा यहीं से आपकी और निकलेगी। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, रेखा युग्म प्राप्त हो। जब कटेगा ना तब इसको बचे हुए रिमेनिंग पार्ट से हम इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ए पार्ट को याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, कैसे ए पार्ट को याद कर सकते हैं। देखिएगा जब हम बात करें कुछ इस तरीके से, है ना, तो हमारे पास तीन चीजें, एक तो अपने पास क्या है, यहां से 90 डिग्री, ठीक है, फिर यहां पर कितना अल्फा, ठीक है, और यहां पे कितना 0, है ना। अब देखिएगा यदि बीटा का मान, हम किसके मानों की बात कर रहे हैं, बीटा का मान, है ना, बीटा का मान यदि एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर है तो हमें क्या प्राप्त होगा, वृत्त प्राप्त होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम धीरे धीरे इधर सरकेंगे, यदि बीटा का मान इन दोनों के बीच में प्राप्त हुआ, है ना, तो क्या प्राप्त होगा, हमें दीर्घवृत्त प्राप्त होगा। और बीटा का मान एग्जैक्टली हमें अल्फा के बराबर प्राप्त हुआ तो हमें क्या मिलेगा, परवलय मिलेगा। ठीक है, और यदि बीटा का मान 0 और अल्फा के बीच में प्राप्त हुआ तो हमें क्या, अति परवलय की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बोला था कि इसको रटने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको इजीली याद करवा दूंगा। ठीक है, तो ये बीटा के अलग अलग मान हैं जो कि आपके 90 और 0 के बीच में लाए करते हैं, स्थित होते हैं, और इसी आधार पे हमें अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां और सांख्य परिचय देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अलग अलग जो हमारे परिच्छेद कटे हैं उनके क्या गुणधर्म है और उनके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।